हेलो फ्रेंड, दिस इज पार्ट ऑफ मायोकार्डियल इंफ्रक्शन। इसमें हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे, इसके साइन एंड सिम्टम्स एंड डायग्नोसिस। मायोकार्डियल इंफ्रक्शन जिसे कि कॉमन लैंग्वेज में हार्ट अटैक बोलते हैं। तो जो हार्ट की मायोसाइट सेल्स है, हमारी कार्डियोसाइट्स है, वहां पर अगर प्रॉपर सप्लाई ऑक्सीजन की नहीं हो पाती है तो हमारे हार्ट के टिश्यू एंड सेल्स की डेथ हो जाती है, वहां पर नेक्रोसिस हो जाता है। उसी को ही हम मायोकार्डियल इंफ्रक्शन बोलते हैं। अब इसकी हम पैथोफिजियोलॉजी जान लेते हैं कि कैसे कैसे होता है। तो किसी भी कारणवश, ठीक है, उसके कोई भी कॉजेस हो सकते हैं, लाइक एथेरोस्क्लेरोसिस अगर वहां पर है, कॉर्नरी स्पाज्म, वहां की आर्टरी क्या है, नैरो है, स्पाज्म वहां पर आर्टरीज में, कॉर्नरी थ्रोम्बोसिस या फिर वहां पर एम्बोलिज्म है। ठीक है, तो जो हमने मायोकार्डियल इंफ्रक्शन में कारण पढ़े थे, उन कारण से, ठीक है, उनके कॉजेस के थ्रू अगर जो हार्ट की कॉर्नरी आर्टरी है उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन आता है, ठीक है, उसमें क्या आता है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन, तो यहां पर हम एक कॉज ले लेते हैं। ठीक है, कौन सा कॉज ले रहे हैं यहां पर हम, एथेरोस्क्लेरोसिस। अब ये हमारी हार्ट की नॉर्मल कॉर्नरी आर्टरी है। ओके, ये हमारी हार्ट की नॉर्मल कॉर्नरी आर्टरी है। तो यहां पर जो ब्लड फ्लो कर रहा है, यहां पर जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो एक नॉर्मल तरीके से फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर ब्लड नॉर्मल तरीके से फ्लो कर रहा है। तो हार्ट के जो टिश्यू एंड सेल्स है, हमारे जो कार्डियोसाइट सेल्स है, ठीक है, ये हमारे मायोसाइट सेल्स एंड टिश्यू है, तो इनको अभी ब्लड से प्रॉपर रूप में क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन मिल रहा है। ठीक है, ब्लड एक सूपी लाइक सब्सटेंस है, इसमें बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स, ऑक्सीजन और भी अन्य पदार्थ ब्लड में होते हैं। ठीक है, तो ब्लड जब कॉर्नरी आर्टरी से फ्लो कर रहा है तो हार्ट के जो सेल्स है, मायोसाइट जो सेल्स है, उनको प्रॉपरली ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन मिल रहा है, जिससे कि ये क्या कर रहे हैं, अपने सेलुलर फंक्शन कर रहे हैं, अपना मेटाबॉलिज्म प्रॉपर कर रहे हैं, और हार्ट अपना फंक्शन क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन का और रिलैक्सेशन का प्रॉपरली कर रहा है, क्योंकि अभी ब्लड में कोई भी यहां पर रुकावट नहीं है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। तो ये हमारी क्या है, कॉर्नरी आर्टरी है, किसी भी एक भाग की। कॉर्नरी आर्टरी की जो अंदर की लेयर होती है, ठीक है, ये इंटिमा लेयर है अंदर की। कॉर्नरी आर्टरी के अंदर की लेयर कौन सी है, इंटिमा। अब क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण, मींस कोई फैटी मटेरियल्स, कोई लिपिड्स, कोई कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने के कारण, ठीक है, वैसे ये कोलेस्ट्रॉल लिपिड्स हमारे जो आर्टरीज होती है उनके इनर लेयर पे होती है। ठीक है, ये हमारे 10 साल से क्या होती है, इस लेयर पे पाई जाती है, बट धीरे धीरे ये फैट कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू होगा, जो कि हमें 40 साल के बाद पता लगता है। ठीक है, जब हमारी एज 40+ होती है तब पता लगता है कि ये फैटी सब्सटेंस अंदर क्या करता है, इंक्रीज होता रहता है। तो यहां पर अगर ये फैट लगातार डिपॉजिट होता रहेगा आर्टरीज की अंदर की लेयर पे, इंटिमा लेयर पे, ठीक है, कॉर्नरी आर्टरी के अंदर की लेयर पे, यहां पर ये क्या बन गया है, एथ्रोमा। ठीक है, यहां पर ये एथ्रोमा बन गया है, एथ्रोमा बन गया है। तो ये एथ्रोमा किस चीज से फॉर्मेशन होता है इसका, इसमें कोलेस्ट्रॉल है, फैट है, लिपिड्स है और मोनोसाइट्स भी है, स्पंजी टिश्यूज भी यहां पर है। ओके, इस एथ्रोमा की जो लेयर होती है, आउटर लेयर, ये एंडोथेलियल की बनी होती है। ठीक है, आउटर लेयर किसकी होती है, एंडोथेलियल की बनी होती है। अब जिस टाइम पे कोई व्यक्ति या पर्सन रेस्ट कर रहा है, उस टाइम पे तो उसके सेल्स को ऑक्सीजन की डिमांड इतनी नहीं चाहिए होगी। ठीक है, उस टाइम पे उसे कोई पेन वगैरह फील नहीं होगा, बट जैसे ही पर्सन कोई एक्टिविटी करता है, रनिंग करता है या भागता है, क्योंकि अभी ऑब्स्ट्रक्शन पूरा नहीं भरा है, ठीक है, अभी ऑब्स्ट्रक्शन आधा ही है, तो अगर पर्सन लेटा हुआ है या फिर रेस्ट कर रहा है तो उसे कोई भी पेन, कोई भी दिक्कत हार्ट में फील नहीं होगी। बट अगर वो बहुत ज्यादा फास्ट वॉक कर रहा है या अपनी कोई भी एक्टिविटी कर रहा है तो उससे क्या होगा, हार्ट को पूरी बॉडी में ब्लड को ज्यादा पंप करना होगा। ठीक है, जब हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हार्ट को ज्यादा क्या करता है, हार्ट ब्लड को पंप करता है। तो यहां पर ये हार्ट में क्या हो गया, यहां पर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, रुकावट हो गई है। तो रुकावट किस कारण हुई है, एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण, या फिर आर्टरी नैरो हो गई है, यहां वहां थ्रोम्बस बन गया, एम्बोलिज्म बना है, किसी भी कारणवश।
अब यहां पर क्या हो गया है, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है एथ्रोमा के बनने से, जिससे क्या हुआ है, रिड्यूस्ड मायोकार्डियल ब्लड सप्लाई। जो मायोसाइट्स थे, जो हमारे कार्डियोसाइट सेल्स थे यहां पर, इनमें ब्लड की सप्लाई की कमी आ गई है। ठीक है, अब क्या होगा, इन सेल की ऑक्सीजन के लिए डिमांड बढ़ गई है, क्योंकि सेल को अपना फंक्शन करना है, तो इनकी क्या हो गई है, ऑक्सीजन की डिमांड इंक्रीज हो गई है। ठीक है, फिर क्या हो गया, मायोकार्डियल इस्कीमिया। इस्कीमिया मींस सेल एंड टिश्यू को अगर लंबे टाइम तक ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल पाएगा तो वहां के सेल्स एंड टिश्यू क्या हो जाएंगे, डेथ हो जाएंगे। तो लंबे टाइम के प्रोसेस में यहां पर क्या हो जाएगा, मायोकार्डियल इस्कीमिया। अब ये प्लाक रप्चर कैसे होगा, ये प्लाक रप्चर उस कंडीशन में होगा जब व्यक्ति कोई एक्टिविटी कर रहा है या कोई फिजिकल एक्सर्शन कर रहा है, तो प्लाक रप्चर, क्योंकि अब हार्ट ब्लड को अधिक पंप करेगा पूरी बॉडी में, तो ये ब्लड क्या होगा, फोर्सफुली क्या होगा, फ्लो होगा कोरोनरी आर्टरीज में, तो जिससे क्या होगा, प्लाक रप्चर। एंड थ्रोम्बोजेनेसिस। थ्रोम्बोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसमें कि ब्लड क्लॉट बनता है। अगर ये एंडोथेलियल लेयर यहां से ब्रेक हो जाएगी तो हमारी बॉडी का नॉर्मल मैकेनिज्म क्या होता है, कहीं पर भी कोई कट लगता है तो प्लेटलेट्स क्या करते हैं, उस कट को हील करने की कोशिश करते हैं, ब्लड को रोकने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर हमारी बॉडी वही मैकेनिज्म अपनाएगी, और जो ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स होंगे वो यहां पर इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे, इस क्लॉट को रोकने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस ब्लड में जो प्लेटलेट्स थे वो यहां पर चिपक गए। ठीक है, प्लेटलेट्स का नॉन प्लेटलेट सरफेस पे चिपकना उसे बोलते हैं एडहेशन। क्या बोलते हैं, एडहेशन। ठीक है, कौन सा प्रोसेस है, एडहेशन। जब यहां पर प्लेटलेट्स एडहेशन कर रही है तो जिसके कारण क्या होगा, और भी अन्य जो प्लेटलेट्स होंगे ब्लड में वो भी यहां पर आना शुरू हो जाएंगे, उसे बोलते हैं एग्रीगेशन। उसे क्या बोलते हैं, एग्रीगेशन। तो एग्रीगेशन और एडहेशन के कारण क्या हुआ है, यहां पर एक ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन हो गया है, एक ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन हो गया है। अब जो ब्लड का फ्लो था उसका रास्ता पूरी तरह से रुक गया, वहां पर पूरी तरह से ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, परमानेंट थ्रोम्बस। परमानेंट यहां पर क्या बन गया है, ब्लड का क्लॉट बन गया है। अब क्या होगा, जो थोड़ा बहुत ऑक्सीजन इन सेल एंड टिश्यू को मिल रही थी वो भी नहीं मिल पाएगी, तो मायोकार्डियल सेल नेक्रोसिस, वहां की सेल की डेथ हो जाएगी, जिससे क्या होगा, हार्ट के टिश्यू में इंफ्रक्शन हो जाएगा, वहां के टिश्यू एंड सेल्स की डेथ हो जाएगी। खासकर जो ये हार्ट अटैक देखा गया है लेफ्ट वेंट्रिकल के रीजन में अधिक देखा गया है, क्योंकि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसकी सेल्स क्या होती है, थिक होती है, और उसको पूरी बॉडी में ब्लड को पंप आउट करना होता है। ठीक है, जिसका प्रेशर 0 to 125 mm of Hg होता है। जबकि जो राइट वेंट्रिकल है उसमें मायोकार्डियल इंफ्रक्शन कम देखा गया है, क्योंकि उसका प्रेशर जो होता है उसको लंग्स को ही ब्लड देना है, जिसका प्रेशर होता है 0 to 25 mm of Hg। ठीक है, और उसकी जो मसल्स होती है वो भी क्या होती है, थिन होती है, और उस साइड की मसल्स क्या होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल की थिक होती है, तो वहां अधिक कॉन्ट्रैक्शन है, अधिक प्रेशर है, तो वहां पर कॉर्नरी आर्टरी में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आता है तो उस रीजन की जो सेल्स एंड टिश्यू हो जाएंगी, उस रीजन की वहां की सेल्स एंड टिश्यू में नेक्रोसिस या फिर वहां की टिश्यू डेथ हो जाएगी। ठीक है, अगर हार्ट के एक रीजन की टिश्यू एंड सेल्स डेथ हो गए तो पूरे हार्ट को क्या करना पड़ेगा, कंपनसेट करना पड़ेगा। ठीक है, और जैसे ही यहाँ की सेल एंड टिश्यू डेथ होती है तो ब्रेन को सिग्नल जाता है कि ऑक्सीजन की कमी से क्या हो रहा है, यहाँ की सेल एंड टिश्यू में डेथ हो रही है। ठीक है, तो ब्रेन क्या करता है, एकदम से बॉडी में क्या रिलीज कर देता है, एड्रेनालिन हार्मोन रिलीज कर देगा। ठीक है, अब ब्रेन को तो पता नहीं कि कौन से रीजन में क्या हो रहा है, तो वो पूरी बॉडी में ही एड्रेनालिन हार्मोन को इंक्रीज कर देगा। तो एड्रेनालिन हार्मोन क्या करता है, पूरी बॉडी की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। ठीक है, तो जिससे क्या होगा, हार्ट बीट बहुत अधिक होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और हार्ट में फिर और भी क्या होंगे, कॉम्प्लिकेशंस आने की संभावना है। और जैसे ही यहाँ की सेल की डेथ होती है, जिस भी रीजन की मायोकार्डियल सेल्स की डेथ होती है, उस रीजन की मायोकार्डियल सेल्स हमारे ब्लड में क्या रिलीज करते हैं, ट्रोपोनिन। ठीक है, हमारे हार्ट के कार्डिक मार्कर को ये सेल्स एंड टिश्यू क्या करते हैं, ब्लड में रिलीज कर लेते हैं, इसलिए हम कार्डिक टेस्ट कराते हैं। ओके, तो ये हमारा क्या था, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ मायोकार्डियल इंफ्रक्शन।
हम देख रहे हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ मायोकार्डियल इंफ्रक्शन। हार्ट अटैक के पेशेंट में हम कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे? तो पहला है क्रशिंग सीवियर चेस्ट पेन। पेशेंट को क्रशिंग वाला पेन फील होगा, बहुत ज्यादा दबाव उसके चेस्ट में फील होगा, जैसे कि किसी हाथी ने उसके चेस्ट पर पैर रख दिया हो। ठीक है, ये पेन एक स्क्वीजिंग पेन होता है, जैसे कि उसके चेस्ट को किसी ने निचोड़ लिया हो। ठीक है, तो बहुत ही सीवियर पेन उसके चेस्ट में फील होगा। और ये पेन कहां पर फील होगा? रेट्रोस्टेनल, जो स्टर्नम है, जो ब्रेस्ट बोन है, जस्ट उसके पीछे होगा। ओके, ब्रेस्ट बोन के पीछे फील होगा ये पेन, एपिगैस्ट्रिक रीजन में। और इस पेन की ड्यूरेशन कितनी होगी? 30 मिनट या फिर उससे भी अधिक ये पेन हो सकता है। ठीक है, तो ये कौन सा पेन है? हार्ट अटैक का पेन है। नेक्स्ट है टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया मींस उसकी जो पल्स रेट है वो बहुत अधिक बढ़ जाएगी, क्योंकि हार्ट का जो रीजन जहां पर सेल्स डेथ हुई है वो पार्ट अब काम करना बंद कर दिया है, तो पूरे हार्ट को कंपनसेट करना होगा, जिससे कि पेशेंट की पाल्पिटेशन इंक्रीज हो जाएंगी, उसका हार्ट रेट बढ़ जाएगा। हाइपरटेंशन, अब ब्लड को बहुत अधिक फोर्सफुली, वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होने के कारण बहुत फोर्सफुली ब्लड क्या होगा? पंप आउट होगा। हाइपरटेंशन भी पेशेंट को इसमें हो सकता है। नेक्स्ट है पहले था हाइपरटेंशन, फिर बाद में पेशेंट को हाइपोटेंशन क्यों हो गया? ये बात की स्टेज है। लेटर हार्ट फेल टू पंप, क्योंकि अगर लंबे टाइम से हार्ट में पाल्पिटेशन हो रही है तो एक टाइम बाद ऐसा होगा कि जो हार्ट होगा ना वो पंप करना बंद कर देगा। ओके, अब उसमें इतनी क्षमता है ही नहीं कि वो ब्लड को 90 mmHg से भी ऊपर पंप कर सके। ठीक है, उसका जो बीपी है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा। बट वो कब होगा? जब हार्ट ब्लड को पंप करना बंद कर देगा, मींस बाद की स्टेज है ये। फिर है कार्डियोजेनिक शॉक। ये वो कंडीशन है हार्ट अटैक में जिस टाइम पे हार्ट बिल्कुल वीक हो चुका है। ठीक है, अब हार्ट के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो ब्लड को पंप आउट कर सके। ठीक है, इसलिए वो ब्रेन को, अदर इंपॉर्टेंट वाइटल्स ऑर्गन को ब्लड देना बंद कर देगा, जिससे बोलते हैं कार्डियोजेनिक शॉक। ये बहुत ही डेंजरस कंडीशन है। फिर है टेकीपीनिया, क्योंकि अंदर की जो टिश्यू है, जो सेल्स है, उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है काम करने के लिए, तो अब क्या होगा? पेशेंट की ब्रीथिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। 12 से लेकर 20 ब्रीथ पर मिनट जो नॉर्मल है उससे भी ऊपर उसकी ब्रीथ हो जाएगी, मींस 20 मिनट से ऊपर 20 ब्रीथ पर मिनट। एक मिनट में उसकी ब्रीथ जो होगी वो 20 से अधिक हो जाएगी। ठीक है, फिर है डिस्निया, सांस की दिक्कत। डिस्निया मींस सांस की दिक्कत। अब पेशेंट की टिश्यू में क्या है? ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो पेशेंट को सांस की दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगी, उसे बोलते हैं हम डिस्निया। फिर है साइनोटिक, धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी से, ठीक है, धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी से वहां के सेल्स एंड टिश्यू बॉडी के डाई होना शुरू हो जाएंगे, जिससे कि पेशेंट के हाथों और पैरों में ब्लूनेस देखी जा सकती है। ठीक है, उसके हाथ पैर एकदम ब्लू हो जाएंगे और धीरे धीरे उसकी स्किन ठंडी पड़नी शुरू हो जाएगी। वैसे भी ये सारे के सारे सिम्टम्स पेशेंट में इकट्ठे देखे जाते हैं। हार्ट अटैक के सिम्टम जो होते हैं वो एक साथ आना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर है डायफ्रोसिस, मींस एक्सेसिव स्वेटिंग, पेशेंट को बहुत अधिक पसीना आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर है पेशेंट को नोजिया, वॉमिटिंग वाली फीलिंग हो जाएगी, या फिर पेशेंट वॉमिट भी कर सकता है हार्ट अटैक के टाइम पे। फिर एंजाइटी, बहुत अधिक घबराहट होगी। ठीक है, पेशेंट को बहुत घबराहट होगी, सर एकदम हल्का हो जाएगा, उसको चक्कर भी आ सकता है पेशेंट को। ओलिगोयूरिया क्यों हुआ है? क्योंकि हार्ट इतना ब्लड को पंप आउट ही नहीं कर पा रहा है किडनी तक कि वहां वो ब्लड क्या हो सके? फिल्ट्रेट हो सके, तो यूरिन अमाउंट भी क्या हो जाएगा? एकदम कम हो जाएगा। डिसओरिएंटेशन, पेशेंट को पता नहीं होगा कि क्या हो रहा है, वो कहां पर है, क्या समय है, उसके साथ क्या घट रहा है, क्या चल रहा है, मतलब वो बिल्कुल ही हड़बड़ा जाएगा पेशेंट, इसमें डिसओरिएंटेशन हो जाएगा पेशेंट को और वो चक्कर खा के गिर सकता है। सिनकोप, जिसे मेडिकल टर्म में सिनकोप बोलते हैं। ठीक है, मतलब पेशेंट इसमें बेहोश होना शुरू हो जाएगा। ओके, तो ये सारे के सारे सिम्टम्स हार्ट अटैक के टाइम पे इकट्ठे पेशेंट में देखे जा सकते हैं। कई बार पेशेंट जो होता है वो हार्ट अटैक के सिम्टम को
एसिडिटी वाले सिम्टम्स, जो गैस वाले सिम्टम्स होता है उनसे मान लेता है, पर दोनों में बहुत अंतर होता है। ठीक है, जो हार्ट अटैक का सिम्टम होता है उसमें दबाव अधिक फील होगा। ठीक है, जैसे किसी हाथी ने चेस्ट पर पैर बिल्कुल रख दिया हो। ठीक है, और ये पेन जो होगा वो बिल्कुल अंदर से फील होगा। पेशेंट पूरे चेस्ट में पॉइंट आउट नहीं कर पाएगा कि ये पेन कहां पर फील हो रहा है उसे, वो एग्जैक्टली पेन की लोकेशन नहीं बता पाएगा। किस कंडीशन में? हार्ट अटैक की कंडीशन में। बट जो गैस का पेन है उसको पेशेंट पॉइंट आउट कर सकता है कि मेरे को इस रीजन में पेन हो रहा है। ठीक है, और जो गैस का पेन होगा वो सुपरफिशियली होगा, ऊपर ऊपर से होगा। ठीक है, और हार्ट अटैक का पेन धीरे धीरे उसकी एपिसोड, उसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ती रहती है और लंबे टाइम तक होता है। बट जो गैस का पेन होगा वो रिलीव हो जाता है और धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी कम होती है। ओके, और अगर हम गैस वाले पेशेंट को एंटासिड देते हैं तो पेशेंट को उसी टाइम पे रिलीफ मिलता है। बट हार्ट अटैक के कंडीशन में ऐसा नहीं होता है। हार्ट अटैक वाला पेशेंट इवन चाहे रेस्ट कर ले या फिर बैठ भी जाए तब भी उसको रिलीफ नहीं होगा। बट अगर पेशेंट को गैस का पेन है तो बैठने से, लेटने से, पोजीशन चेंज करने से उसका जो पेन होगा वो धीरे धीरे सबसाइड, मतलब कम होता जाएगा। ओके, और जो गैस का पेन है वो कभी भी रेडिएट नहीं करता है। इट मीन्स वो आर्म में, गर्दन में, जबड़े में और पीछे बैक में नहीं जाएगा। जबकि हार्ट अटैक का पेन जो होता है वो क्या करेगा? रेडिएट करेगा इन रीजन्स में। ओके, तो ये डिफरेंस था। नेक्स्ट हमारा डायग्नोसिस ऑफ मायोकार्डियल इंफ्रक्शन। हार्ट अटैक आने के बाद हम कौन कौन से जांच पड़ताल पेशेंट के अंदर करते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा डिटेल्ड मेडिकल हिस्ट्री। अब मेडिकल हिस्ट्री में हम पेशेंट की खुद की भी हिस्ट्री लेंगे और उसकी फैमिली की भी हिस्ट्री लेंगे। पेशेंट से हम पता करेंगे कि क्या पहले उसकी फैमिली में, उसकी जनरेशन में, ठीक है, उसके दादा को या फिर नाना को, किसी को भी कोई हार्ट की बीमारी थी या नहीं थी। ठीक है, तो पेशेंट से पता करेंगे, उसकी हम खुद की भी फिजिकल हिस्ट्री लेंगे, उससे पूछेंगे कि पहले उसको कोई, उसने हार्ट की सर्जरी कराई है या पहले उससे कोई हार्ट अटैक आया है या फिर नहीं आया है। इसके अलावा फिजिकल एग्जामिनेशन में हम पेशेंट से उसके हेड टू टो एग्जामिनेशन करेंगे। ठीक है, पेशेंट को पूरा वाइटल्स इसमें लेंगे हम पेशेंट का, उसके हम पल्स चेक करेंगे, उसके हार्ट रेट को उसमें नोटिस करेंगे और उससे पूछेंगे क्या उसे पहले कोई हार्ट अटैक के साइन एंड सिम्टम्स आए हैं या नहीं आए, उसकी चेस्ट में पेन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। दूसरा हम देख रहे हैं कार्डियक मार्कर्स। अब कार्डियक मार्कर्स क्या होते हैं? कार्डियक मींस हार्ट, ऐसी चीज जो हार्ट से क्या होती है? रिलीज होती है। तो कार्डियक एक तरह का प्रोटीन भी हो सकता है, एक तरह का एंजाइम भी हो सकता है, या फिर हार्मोन भी हो सकता है। जब भी हार्ट की मसल्स डैमेज होंगी, वहां की सेल्स अगर डेथ होती है तो वो ब्लड में कुछ सब्सटेंस को रिलीज करती है। ठीक है, तो अगर वो सब्सटेंस तभी रिलीज होता है जिस टाइम पे हार्ट की मसल्स डैमेज हुई है, तो हम पेशेंट का ब्लड टेस्ट करवा के पता लगा सकते हैं कि उसको हार्ट अटैक आया है या फिर नहीं आया है। तो कार्डियक एंजाइम बहुत तरीके के होते हैं, जैसे कि मायोग्लोबिन है, ट्रोपोनिन है, सीरम क्रेटिनिन फोस्फोकाइनेज है। इसके अलावा एएसटी भी होता है, एस्पेटेट ट्रांस अमाइनोज, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में एसजीओटी बोलते हैं। और एक एलडीएच होता है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। तो मेन यहां पर हम 3 पढ़ रहे हैं। पहले फर्स्ट हमारा कार्डियक मार्कर है मायोग्लोबिन। तो मायोग्लोबिन एक तरह का प्रोटीन होता है। इस प्रोटीन का काम होता है ऑक्सीजन को बाइंड करके रखना, ऑक्सीजन को बांध कर रखना। ठीक है, और जिस भी टाइम पे हार्ट की मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कर रही है या कोई भी सेल फंक्शन कर रहा है, उस टाइम पे वो वहां पर ऑक्सीजन को दे देते हैं। ठीक है, ताकि ऑक्सीजन के थ्रू वो अपना फंक्शन ढंग से कर सके। तो ये एक तरह का प्रोटीन होता है। ठीक है, तो ये मायोग्लोबिन इतना अच्छा कार्डियक मार्कर क्यों नहीं है? इसको हम यूज नहीं करते। ओके, इसको हम अभी यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी ब्लड में रिलीज होता है और बहुत जल्दी ही ब्लड से क्या होता है? गायब हो जाता है, मींस फॉल हो जाता है। तो इसका ऑनसेट क्या है? मींस जैसे पेशेंट को हार्ट अटैक आया है, वहां की सेल की डेथ हुई है, तो सेल ने क्या करा? ब्लड में ये प्रोटीन छोड़ दिया। ठीक है, तो 30 मिनट के बाद क्या होगा? ये प्रोटीन ब्लड में रिलीज होगा। पीक मींस हाईएस्ट अमाउंट इसका ब्लड में कब दिखेगा? 2 से 4 घंटे के बाद।
फॉल, ये 1 दिन के बाद ब्लड से हट जाएगा, फॉल हो जाएगा। अगर पेशेंट को पिछले दिन पहले हार्ट अटैक आया था, वो नेक्स्ट डे हॉस्पिटल में आया है, तो हम मायोग्लोबिन टेस्ट से पता नहीं लगा पाएंगे कि उसको हार्ट अटैक था या नहीं था। इसलिए इसको हम बहुत ही कम, इसको ना के बराबर यूज करते हैं। दूसरा हमारा ट्रोपोनिन, ये सबसे अच्छा कार्डियक मार्कर है। अब के टाइम में हम ट्रोपोनिन को ही यूज करते हैं। अब इसकी ऐसी क्या खासियत है, पहले ट्रोपोनिन एक क्या होता है, एक प्रोटीन होता है, ठीक है, और ये कितने प्रोटीन से कंपोज्ड होता है, 3, इसमें 3 प्रोटीन्स होते हैं, जैसे कि ट्रोपोनिन सी हमारे कार्डियक मींस हार्ट के मसल्स में पाया जाएगा। इसके अलावा ये स्केलेटल मसल्स में भी होता है। तो अगर किसी की स्केलेटल में इंजरी हुई हो और वहां से भी ट्रोपोनिन सी रिलीज हो रहा है, तो हम पता नहीं लगा पाएंगे कि उसको हार्ट अटैक हुआ है या फिर उसके स्केलेटल मसल्स क्या हुई, डैमेज हुई है। दूसरा हमारा ट्रोपोनिन आई, ये हमारा कार्डियक मसल्स में ही होता है, और ट्रोपोनिन टी भी हमारा कार्डियक मसल्स मींस हार्ट के मसल्स में ही होता है। तो जैसे ही पेशेंट को हार्ट अटैक आया है, ठीक है, तो वहां के मसल्स इंजर्ड होने के बाद, डेथ होने के बाद ब्लड में ये ट्रोपोनिन रिलीज कर देते हैं, ठीक है। कौन सा, ट्रोपोनिन आई एंड टी। अब ये बढ़िया क्यों है, अच्छा क्यों है, क्योंकि इसका ऑनसेट जैसे हार्ट अटैक हुआ है उसके 2 से 4 घंटे के बाद ये ब्लड में रिलीज हो जाएगा, ठीक है। इसका पीक अमाउंट, हाईएस्ट लेवल ब्लड में कब रहेगा, 12 से 24 घंटे में, 12 से 24 घंटे में, और 10 दिन बाद या 1 वीक के बाद भी ये ब्लड में रहता है, ठीक है। इसलिए अच्छा इसलिए है क्योंकि ये 2 से 4 घंटे बाद रिलीज हो रहा है और ये लंबे टाइम तक पेशेंट के ब्लड में रहता है। अगर पेशेंट को 2-4 दिन पहले भी हार्ट अटैक हुआ है और उसका हम ट्रोपोनिन टेस्ट करवाते हैं, तो हम आसानी से उसकी जांच कर सकते हैं कि उसको हार्ट अटैक था या फिर नहीं था। ये बहुत कॉस्टली टेस्ट है, ओके, ये बहुत कॉस्टली टेस्ट है, बट सबसे अच्छा कार्डियक मार्कर यही है जिससे पता लग सकता है कि उसको हार्ट अटैक था या फिर नहीं था। तीसरा हमारा सीरम क्रेटिनिन फोस्फोकाइनेज। सीरम क्रेटिनिन फोस्फोकाइनेज एक तरह का आइसो एंजाइम है, ठीक है। अब ये एंजाइम हमारे स्केलेटल मसल्स में, हमारे कार्डियक हार्ट की मसल्स में, और हमारे ब्रेन के टिश्यू, और इवन हमारे जीआई ट्रैक्ट में, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में देखने को मिलता है। तो सी के एमएम कहां मिलेगा, स्केलेटल मसल से मिलता है। सी के एमबी कहां मिलेगा, कार्डियक सेल्स में, और सी के बीबी कहां से रिलीज होता है, ब्रेन टिश्यू से, ठीक है। तो ये जो सीरम क्रेटिनिन फोस्फोकाइनेज टेस्ट है, इसको हम पहले टाइम में यूज करते थे, ओके, क्योंकि ये हर जगह से रिलीज हो रहा है, तो ये इतना स्पेसिफिक नहीं है, इतना बेटर नहीं है। क्या पता है पेशेंट को कोई ब्रेन की टिश्यू की इंजरी हुई हो, या फिर उसके स्केलेटल मसल्स में कुछ दिक्कत हो, या फिर जीआई ट्रैक्ट में कुछ दिक्कत हो, तो इसको हम अब यूज नहीं करते, ये पहले के टाइम पे यूज होता था। अभी लेटेस्ट कौन सा है, ट्रोपोनिन आई एंड टी। तो ब्लड में कब रिलीज होगा, 2 से 4 घंटे के बाद, ठीक है। पीक अमाउंट इसका 6 से 10 घंटे में, और 3 दिन के बाद ये ब्लड से हट जाएगा, गायब हो जाएगा। नेक्स्ट डायग्नोसिस हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी और ईकेजी। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को एक ग्राफ के फॉर्म में नोट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमें हार्ट का जो रेट है, उसकी रिदम है, और वो किस तरह से फंक्शन कर रहा है, उसके सिग्नल्स कैसे कैसे फंक्शंस कर रहे हैं, वो पूरा हमें ग्राफ के फॉर्म में पता लग जाता है। अगर एसटी सेगमेंट उसमें एलिवेट है, इट मीन्स अभी अभी पेशेंट को हार्ट अटैक आया था 2-3 दिन पहले या 1 वीक पहले। अगर पेशेंट की ईसीजी में हमको क्यू वेव दिख रही है, इट मीन्स उसको पास्ट में कोई क्या आया था, हार्ट अटैक आया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट डायग्नोस है। नेक्स्ट है इकोकार्डियोग्राम। जिस तरीके से हम पेट का अल्ट्रासाउंड करते हैं, प्रेगनेंसी के टाइम पे अल्ट्रासाउंड करते हैं, उसी तरीके से हम हार्ट का भी क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं। तो ये एक हार्ट का अल्ट्रासाउंड है। इसमें हम पेशेंट के चेस्ट पर एक प्रोब को ऐसे घुमाते हैं, ठीक है। तो उस प्रोब से क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव्स निकलती है, तो वो पूरे हार्ट की एक 3D इमेजेस हमको दिखाती है। उसमें हमको पूरे हार्ट का वीडियो भी दिखता है, ठीक है, कि उसके चैम्बर कैसे काम कर रहे हैं, उसके वेल्व कैसे काम कर रहे हैं, और ब्लड वेसल्स में कैसे ब्लड फ्लो कर रहा है। नेक्स्ट है एंजियोग्राफी।
एंजियो का मतलब होता है ब्लड वेसल्स, ग्राफी मतलब उसकी रीडिंग, उसको देखना, ठीक है। तो एंजियो, यहां पर हम हार्ट की बात कर रहे हैं, तो अब हम हार्ट की बात कर रहे हैं तो उसमें हम कॉर्नरी आर्टरी की बात कर रहे हैं। तो इस प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, पेशेंट के आर्म से उसकी रेडियल आर्टरी में या फिर उसके ग्रोइन के एरिया से उसकी फिमोरल आर्टरी में एक फ्लेक्सिबल कैथेटर को डालते हैं, ठीक है। और उस कैथेटर के अंदर हम क्या करेंगे, कोई डाई इंजेक्ट करेंगे। तो वो डाई क्या करेगा, वहां जाएगा जहां पर ये ब्लॉकेज या फिर ऑक्लूजन है, उसके आगे वो डाई मूव नहीं कर पाएगी, वहीं पर ही रुक जाएगी। तो हमें पता लग जाएगा कि यहां पर ब्लॉकेज है। नेक्स्ट है स्ट्रेस टेस्ट। इसका नाम ही है स्ट्रेस टेस्ट। इसको हम एक और नाम से बोलते हैं ट्रेडमिल टेस्ट। जिस टाइम पे हम लेटे हैं या फिर बैठे हुए या फिर रेस्ट कर रहे हैं, उस टाइम पे हार्ट नॉर्मली फंक्शन करता है। पर इस टेस्ट में हम क्या कर रहे हैं, पेशेंट को बोलते हैं कि आप ट्रेडमिल पर चलो, ठीक है, उसको चलने के लिए बोलते हैं। फिर धीरे धीरे हम ट्रेडमिल की स्पीड को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो इसमें हम जांच रहे हैं कि हार्ट जो है वो कितना वर्कलोड झेल पा रहा है, ठीक है, कितना वर्कलोड झेल पा रहा है और कैसे फंक्शन कर रहा है। तो इसमें हम हार्ट के जो काम को है वो इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, पेशेंट को एक्सरसाइज के लिए बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, पेट स्कैन भी इसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस स्कैन में हम क्या करते हैं कि हमारे जो सेल्स है ना, उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कैसी है, मतलब सेल कैसे फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है, वो किस तरह से एनर्जी को बना रहे हैं, कहाँ पर सेल डाई हो रही है, और हमारी बॉडी की बायोकेमिकल एक्टिविटी कैसे चल रही है। मेनली ये टेस्ट ना हम ब्रेन के लिए करते हैं, हार्ट के लिए करते हैं और कैंसर में भी करते हैं इस टेस्ट को। तो इसमें भी हम रेडियो एक्टिव ट्रेसर को इंजेक्ट करते हैं डायरेक्टली वेन में, ठीक है। और जहां पर भी बायोकेमिकल एक्टिविटी गड़बड़ होगी या फिर सेल्स ढंग से फंक्शन नहीं करेंगे, वहां पर जाके ट्रेसर ना इकट्ठा हो जाएगा और उसके आगे नहीं जा पाएगा। तो इससे भी हम पता लगा सकते हैं। फिर ये हमारा सीटी स्कैन, इसकी फुल फॉर्म है कंप्यूटराइज टोमोग्राफी स्कैन। इसमें हम पेशेंट को एक डफ नेट शेप की ना एक मशीन होती है, उसके अंदर पेशेंट को लेटाते हैं, ठीक है। और जिस भी एरिया का हमको स्कैन करना है ना, उसमें बहुत सारी एक्सरेज वगैरह पेशेंट की एक्सरे ली जाती है पूरे चेस्ट की, ठीक है। सारे साइड से पेशेंट के हम एक्सरे लेंगे और फिर पूरे एक्सरे के इमेजेस को इकट्ठे दिखा देगा। MRI मतलब होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये बिल्कुल सीटी स्कैन की तरह है, बस इसमें फ़र्क ये है कि ये इमेजेस को बहुत ही क्लियर तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से इमेजेस को दिखाता है। तो MRI क्या है, हाई रेजोनेंस वेव में, मतलब हमको जो हार्ट की इमेजेस है वो बिल्कुल क्लियर कट दिखाई दे रही है, तो उसको हम डायग्नोसिस बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। जो फिजिशियन है वो डायग्नोसिस बहुत अच्छे से इसमें कर सकता है। तो बेटर मुझे MRI है बेटर, ओके। नेक्स्ट है हेमेटोक्रीट लेवल इंक्रीज। हेमेटोक्रीट में यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, आरबीसी की बात कर रहे हैं। अब आरबीसी क्यों बढ़ रहे हैं, देखो आरबीसी में जो होता है ग्लोबिन, उसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन, ठीक है। पिगमेंट का नाम क्या है, हीमोग्लोबिन। तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन को बाइंड करता है। हार्ट प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहा है, ठीक है, और पूरी बॉडी तक ब्लड को नहीं दे रहा है, तो जिससे क्या हो रहा है, सेल्स में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है ना, और सेल अपना फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं कर रही है। तो हार्ट प्रॉपर्ली ब्लड को इजेक्ट नहीं कर पा रहा है क्योंकि वहाँ की सेल्स में इन्फेक्शन हो गया, वहाँ की सेल आधी डाई हो चुकी है। तो प्रॉपर फंक्शन ना कर पाने की वजह से क्या हो रहा है, आरबीसी का अमाउंट बढ़ रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसी क्या कर सके, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को अपने साथ बाइंड कर सके और हमारे कहाँ तक लेके जा सके, सेल्स तक लेके जा सके। बट अधिक आरबीसी भी क्या है, बॉडी में हार्मफुल होता है, ठीक है ना। तो इसका टेस्ट भी हम पेशेंट में कराएंगे। फिर पेशेंट का इसमें हम चेस्ट एक्सरे भी करा सकते हैं। तो ये हमारे डायग्नोसिस थे। इसके पार्ट 3 में हम इसका ट्रीटमेंट पढ़ेंगे और इसके नर्सिंग मैनेजमेंट पढ़ेंगे। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।